वेलकम टू एसएससी मेडी जी। आप अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल सही डिसीजन है, आपको तैयारी करनी चाहिए। लेकिन अगर आपके साथ कोई बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाए और आपको बाद में पता चले और आपके पास पछताने के अलावा कोई भी चीज़ कोई भी रास्ता बाकी न रह जाए, इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उस चीज़ों को पहले से ही जान लें। एसएससी मेडी जी हमारा चैनल कुछ ऐसे मुद्दों को उठाता है जो ज़्यादा जनहित में नहीं है, जो अधिकतर लोग नहीं उठाते हैं। हमेशा स्टूडेंट्स के लिए फाइट करता है, ऐसे ऐसे मुद्दों को उठाता है जो स्टूडेंट्स के हित में है, जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, जो एसएससी के अगेंस्ट है। तो ऐसी कुछ चीज़ें हो रही हैं एसएससी में, आपको उन चीज़ों के बारे में जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि होता क्या है कि एक नया स्टूडेंट्स जो एसएससी में अभी तैयारी करना स्टार्ट किया है, कुछ समय से कर रहा है, एसएससी एक ऐसा पेचीदा गेम है जिसके बारे में नया स्टूडेंट्स चाह कर भी नहीं जान सकता। इतनी यहाँ पर गलत चीज़ें होती हैं और जब तक आपको पता चलता है, आपके 3-4 साल बर्बाद हो चुके होते हैं, आपका वक्त बर्बाद हो चुका होता है, आपकी मेहनत और आपके पैसे बर्बाद हो चुके होते हैं। तो आपको बहुत ही खुशी हुई होगी अभी हाल ही में जब एसएससी का कैलेंडर 2021 का डिक्लेयर किया गया है। लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ा ब्लेंडर है सभी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस और स्टेनोग्राफर के जितने भी एस्पायरेंट्स हैं। बहुत ही गलत डिसीजन है एसएससी का, लाखों स्टूडेंट्स की ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। अगर हम सीजीएल 2020 की बात करें तो सीजीएल 2020 का नोटिफिकेशन 29 दिसंबर 2020 को आया था और सीजीएल 2021 का नोटिफिकेशन 23 दिसंबर 2021 को आएगा। और यहाँ पर गैप है टोटल 0.98 ईयर का, मतलब लगभग एक साल का पूरा गैप है। वहीं सीएचएसएल 2020 का नोटिफिकेशन 6 नवंबर 2020 को आया था और सीएचएसएल 2021 का नोटिफिकेशन 1 फरवरी 2021 को आएगा। यहाँ पर 1.24 ईयर का गैप है। एमटीएस में एक 1.12 ईयर का गैप है। सिलेक्शन फॉर पोस्ट में हर 6 महीने पे आती है क्योंकि 0.62 ईयर का गैप है। यहीं पर अगर हम सीपीओ की बात करें कि लगभग 2-2.5 साल का गैप है। और जो जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर है, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर है, जूनियर इंजीनियर और स्टेनोग्राफर सी और डी में लगभग 2-2.5 साल का गैप है। मतलब ये जो 4 पोस्ट हैं, सीपीओ, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर इंजीनियर और स्टेनोग्राफर सी एंड डी, यहाँ पर नोटिफिकेशन में 2.5 साल का गैप है। मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ कि आपको कब रिजल्ट आएगा, कब एग्जामिनेशन होगी, कब ज्वाइनिंग होगी, वो उसमें तो सब 4 से 5 साल लग जाएंगे। यहाँ पर सिर्फ नोटिफिकेशन में 2.5 साल का गैप है। समझ रहे हैं आप? अब सबसे बड़ा पंगा ये है कि आप सभी को पता है कि जब एसएससी का 2020-21 का कैलेंडर बीते शुक्रवार को जारी किया गया, कैलेंडर को लेकर तरह तरह के लोग तरह तरह की बातें भी कर रहे हैं। उन्हीं में से एक वर्ग ऐसा भी है जो कि एज रिलेटेड मुद्दे उठा रहा है। अगर एसएससी के मुख्य परीक्षाओं को देखा जाए तो कुछ परीक्षाओं का नोटिफिकेशन 1 साल के बाद दिया जाना है तो कुछ 2 साल के बाद। इस वजह से ऊपरी आयु सीमा के लोग बुरी तरह से प्रभावित होते हैं। खास करके जो ये सीपीओ की परीक्षाएं हैं जिसमें ऊपरी आयु सीमा मात्र 25 साल की है। वर्ष 2021 के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन का तथा 2021 के अंत में आना और 2022 के अंत तक जाना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण व्यवस्था को दर्शाता है। ऑलरेडी कोर्ट केस और कोरोना की वजह से लोगों के अटेम्प्ट लॉस हो चुके हैं, जिसकी भरपाई की हजारों दरख्वास्त भेजी जा चुकी है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को, और उसकी सुनवाई होने से पहले इस कैलेंडर के माध्यम से और ज़्यादा डिले किया गया है जानबूझकर। छात्र आपस में ही बटे हुए हैं, कोई सीपीओ की बात करता है तो कोई स्टेनो की बात करता है, कोई सीजीएल, कोई एमटीएस की बात करता है। सबको खुद की फिक्र है केवल। ऐसी स्थिति में कोई मेंटर या शिक्षक चाहकर भी आपकी सहायता नहीं कर पाता है। आप सभी को पहले खुद में यूनिटी दर्शाने की आवश्यकता है। जब आप एकजुट हो जाओगे तो कोई टीचर, क्या कोई संस्था भी आपको और आपकी परेशानियों को इग्नोर नहीं कर सकता है। आप सभी को पता है कि जो ये एसएससी का रवैया है पिछले 4-5 सालों से, खास करके तब से जब से 2014 के बाद से, जब से ये बीजेपी की गवर्नमेंट आई है। अब मुझे पता है कि आप में से कुछ लोग भक्त होंगे, कुछ लोग सपोर्ट करते होंगे, तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो रियलिटी मैं आप सभी को बताता हूँ, तो यहाँ पर एसएससी की जो कार्य प्रणाली है वो बद से बदतर हो चुकी है। अगर वहीं करें रेलवे की, तो रेलवे की कार्य प्रणाली भी खराबी है, लेकिन रेलवे आपको जॉब की गारंटी नहीं देता कि हर साल उसकी नोटिफिकेशन आएगा। 4-5 साल में जब सरकारें बदलती हैं तो एक बार उसका रिक्रूटमेंट आता है, 4-5 साल तक वो लंबा खींचता है। लेकिन एसएससी जो है हर साल उसका आना फिक्स है। वहीं बैंक की बात करें तो बैंक की हर साल हर 6 महीने पर रिक्रूटमेंट आती है। तो आईबीपीएस इतना अच्छा वर्क कर रहा है
वो आईबीपीएस की कार्यप्रणाली पिछले 4-5 सालों में दिनों दिन इम्प्रूव हुई है, लेकिन एसएससी की कार्यप्रणाली पिछले 4-5 सालों में बद से बदतर की गई है। आप सभी को पता होगा कि जो एसएससी का चेयरमैन होता है वो कोई एमटीएस एस्पायरेंट नहीं होता कि उसने एमटीएस की जॉब निकाल दी, रेलवे ग्रुप डी की जॉब निकाल दी और वो एसएससी का चेयरमैन बन गया। एसएससी का जो चेयरमैन होता है वो यूपीएससी क्वालिफाई करके आता है। कई सालों यूपीएससी क्रैक करने के बाद कई सालों तक उसको वर्क एक्सपीरियंस होने जाने के बाद जब वो सीनियर हो जाता है तब वो जाके एसएससी का चेयरमैन बनता है। और अगर एसएससी का चेयरमैन बनने के बाद जो ये छोटी छोटी गलतियां हैं, अगर इस पे ध्यान नहीं जा रहा तो ऐसी सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन किस काम की। यूपीएससी पे खुद सवाल उठते हैं, ऐसा चेयरमैन किस काम का, ऐसा आईएएस किस काम का। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये अगर आप एक नॉर्मल एसएससी एस्पायरेंट को कल आप अगर एसएससी का चेयरमैन बना देते हैं तो जितनी भी प्रॉब्लम है वो एसएससी में एक दिन में सोल्व कर देगा। उसको सिर्फ एक्शन लेना है। लेकिन यहाँ पर जो भी आईएएस ऑफिसर है, जो भी चेयरमैन है, जो भी गवर्नमेंट है, उसके द्वारा एसएससी में जानबूझकर ये गलतियाँ की जाती हैं। इतना डिले एग्जामिनेशन के बीच में, एग्जामिनेशन प्रोसेस को इतना लंबा खींच लेना, एग्जामिनेशन जो पैटर्न है उसको ढंग से कंडक्ट ना कराना, कोई आसान पेपर कोई टफ पेपर, उसके बाद कोर्ट में चीज़ें जा रही हैं, वहाँ पर 3-3 4-4 साल का वक्त लग जा रहा है, वेटिंग लिस्ट नहीं है, एज का कोई उस पर आवाज़ ही नहीं उठा रहा है, रिजल्ट टाइम से ना देना, धांधली अलग चलती है, उसकी बात तो अलग ही है। तो इस जो ये 4-5 साल का गेम, ये पूरा आपको एसएससी एक ऐसी चीज़ है, अगर आप इसमें उलझ गए तो आपको ये निचोड़ देगी और इसके बाद आप कुछ और कर भी नहीं पाएंगे। ऐसा नहीं कि आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एक चीज़ अंदर से आपको बहुत ज़्यादा तोड़ देती है और हज़ारों लाखों स्टूडेंट्स की ज़िंदगी एसएससी बर्बाद कर चुकी है। तो अगर इन सभी चीज़ों, देखिए अब प्रॉब्लम तो मैंने बता दी, प्रॉब्लम तो सभी को पता है कि ये सारी प्रॉब्लम है, लेकिन सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन यही है कि जो तानाशाही सरकार है इसके खिलाफ आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी, क्योंकि इतने बड़े लेवल पर जो ब्लंडर होता है वो गवर्नमेंट के सपोर्ट के बिना नहीं होता है। आपने देखा होगा किसान आंदोलन, बहुत उछल रही थी सरकार कि हम ये कर देंगे कि कुछ भी हो जाए किसान बिल वापस नहीं होगा, लेकिन क्या हुआ, आखिर उनको झुकना पड़ा। इलेक्शन है यूपी में, वहाँ पे उनको वैकेंसी देनी पड़ी है, हालांकि वो कंप्लीट करें कि ना करें अलग बात है, लेकिन सरकार पर अगर प्रेशर बनाया जाए, अपनी आप संख्या बल, मेन चीज़ है संख्या बल, अगर फार्म लो वापस किया जा सकता है, उसका एक ही कारण था संख्या बल और ज़्यादा समय तक टिके रहना। और वहाँ पर फार्म लो को हटाने के लिए आपको किसानों से एक चीज़ सीखनी पड़ेगी, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी यूनिटी। वो कभी डिवाइड नहीं हुए। यहाँ पर अगर हम प्रोटेस्ट करने जाएंगे कि भाई सीजीएल का कोई मुद्दा है तो CHSL MTS वो स्टेनो वाले नहीं आएंगे, MTS का कोई मुद्दा है तो सीजीएल वाले नहीं आएंगे। तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में कमी है, प्रॉपर एग्जामिनेशन की बात नहीं करें, पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन में गलती है। तो अगर कोई भी ट्विटर कैंपेन चलाया जाता है, अभी अभिनय शर्मा सर ने जो 1 साल पहले बहुत बड़े लेवल पर ट्विटर कैंपेन चलाया था, इतने मतलब अपने दम पर पूरा कैंपेन ऑर्गेनाइज किया था, पॉलिटिकल प्रेशर उनके ऊपर इतना था, रेमो सर के ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर इतना था, आपके जो बड़े बड़े टीचर्स हैं मुखर्जी नगर के, जो कई सालों से अरबों रुपए कमा चुके हैं, वो लोगों ने आपका साथ नहीं दिया, वो पीछे चले गए, उसके बाद अपने यूट्यूब वीडियो भी डिलीट कर दिए थे। लेकिन अभिनय शर्मा सर के ऊपर इतना पॉलिटिकल प्रेशर होने के कारण, जान किससे मारने की धमकी दिए जाने के बाद भी उनको, मतलब वो लोग लास्ट तक टिके रहे। लेकिन वही होता है कि कोई भी इंसान आपको किस हद तक सपोर्ट करेगा। अब अभिनय शर्मा सर, रेमो सर इतनी हद तक गए सपोर्ट करने के लिए, लेकिन लास्ट में स्टूडेंट्स का साथ नहीं मिलता, स्टूडेंट डिवाइड हो जाते हैं, रेलवे वाले अलग भाग जाएंगे, एसएससी वाले अलग भाग जाएंगे, एसएससी में अलग अलग एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स अलग भाग जाएंगे, तो कोई भी आपका सपोर्ट नहीं करेगा, कब तक करेगा। तो यही उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अब जब भी कोई भी ट्विटर कैंपेन या जो DOPT में कुछ भी भेजना हो तो उसमें आप सब यूनाइट रहेंगे, तभी चीज़ें बदल पाएंगी। और इस सरकार को अगर आप उखाड़ के फेंक दें यूपी से और आने वाले इलेक्शन से तो बहुत ही अच्छा होगा, लेकिन उसमें वक्त है। लेकिन अभी जो आपको करना है वो, अगर जो भी ऑर्गेनाइज किया जाएगा आने वाले वक्त में, ट्विटर कैंपेन किया जाए बार बार, इलेक्शन का टाइम है, सरकार हमारी बात बहुत ज़रूर सुनेगी, क्योंकि हमने जब ट्विटर कैंपेन ऑर्गेनाइज करने की धमकी दी उसके जस्ट पहले ही एसएससी का नोटिफिकेशन आ गया। तो अभी इलेक्शन के टाइम पर हर चीज़ से फ़र्क पड़ेगा। तो उम्मीद है आप यूनिटी मेंटेन रखेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।